हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोग हिस्ट्री के एनसीईआरटी सीरीज को क्लास सिक्स के कंप्लीट कर रहे हैं। जब तक यहां तक हम लोगों ने अध्याय 3 को कंप्लीट कर लिया है। 3 अध्याय में आप लोगों ने अभी तक पाषाण काल के बारे में, स्टोन एज के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और चल्कोलिथिक पीरियड जो कि पाषाणिक काल है उनके बारे में आप लोगों ने सीखा है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो नई सभ्यता भारत में आती है वो है आपकी वैदिक सभ्यता। इस चैप्टर या फिर इस अध्याय 4 में आप लोग हड़प्पन वैदिक सिविलाइजेशन और जो कि उत्तर भारत में चल रही थी और दक्षिण भारत की जो मेगालिथिक कल्चर था या फिर जो महापाषाण संस्कृति थी उसके बारे में सीखेंगे। और इस अध्याय का जो टॉप नाम है वो है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, अध्याय 4 है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। जैसा कि एनसीईआरटी का अपना एक तरीका है, पहले वो है एक बच्चे से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसको कहा जाता है प्रकरण निकालना। आप कहाँ तक जानते हो, कहाँ तक आपकी सोच है, उस सोच के बाद फिर से आगे बढ़ाया जाता है। वही सेम प्रक्रिया यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक बच्ची के बारे में बताया गया है जो कि मेरी है, मतलब मेरी नहीं है, मेरी तो अपनी खुद की बच्ची है। मतलब इस बच्ची का नाम है मेरी। इस पूरी बच्ची का नाम क्या है बेटा? मेरी। मेरी बच्ची नहीं है ये, ठीक है। इस बच्ची का नाम है मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। वहां किताबें से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमीरा खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? ठीक है बात। शिक्षक ने उसे वेदों के बारे में बताया। अब वो सोचने लगी कि वेद क्या है। चलो इसके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, अब वेद क्या है बेटा? अब वेद जो है वो दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक है। या फिर अगर आप ओल्डेस्ट टेक्स्ट की बात करते हो तो उसमें वेद आते हैं। ठीक है, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग आज से 3500 साल पहले हुई। आज से मतलब लगभग 3500 साल पहले। मैंने आप लोग को बताया था क्या तरीका है। इतिहास में जो टाइमलाइन मानी गई है वो मानी गई है 2000। 2000 से मतलब आज 2000 से 3500 साल पहले जाना है। मतलब 2000 से पहले आप जाओगे जीरो तक, फिर उसके बाद आगे जाओगे 1500। मतलब ये जो बात बताई जा रही है वेदों की रचना कब हुई थी, लगभग 1500 बीसी में वेदों की रचना हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। यह विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति में रचे गए, जो उस समय के देवी देवता प्रचलित थे उनको समर्पित ये आपके सूक्त होते हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब वेदों में 3 देवताओं को महत्वपूर्ण माना गया है। वो कौन कौन से हैं? अग्नि है, इंद्र है और सोम है। याद रखिएगा, अग्नि है, इंद्र है और सोम है। ठीक है बात। अग्नि के देवता इंद्र। अग्नि के देवता कौन है? अग्नि आग के देवता है और इंद्र जो है वो युद्ध के देवता है। और सोम जो होता है एक पौधा होता है जिसको मृंजुना पर्वत से लाया जाता था और यज्ञ में आहुति के तौर पर उसे समर्पित किया जाता था, जिसे एक खास पेय बनाया जाता था जिसको आप सोमरस कहते हो। क्या कहते हो? सोमरस कहते हो। तो 3 प्रमुख देवताओं की स्तुति की गई है अग्नि। जैसे ऋग्वेद की अगर आप बात करते हो तो उसमें लगभग 10 मंडल हैं। और जितने भी सूक्त होते हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, उसकी शुरुआत हमेशा अग्नि देवता से होती है। और इंद्र जो है वो युद्ध के देवता हैं। युद्ध का मतलब होता है कि उस समय के जो राक्षस गण होते थे या फिर जो भी दैत्य होते थे उनका संहार करने वाले, इसीलिए इनको इनको बोला जाता है पुरंदर। वो पुरंदर जो कि राक्षसों के दुर्ग को तोड़ते थे। दुर्ग मतलब होता है किला, उसको तोड़ने वाले कहा गया है। इंद्र जो थे वो युद्ध के देवता थे। अग्नि जो थे वो माने जाते थे इंसान, जैसे आपके मनुष्य हैं, मनुष्य, और ऊपर हैं आपके ईश्वर। इन दोनों के बीच में अग्नि आते थे। इन दोनों के बीच में कौन आते थे बेटा? अग्नि आते थे, जो कि मानव को इहलोक को
परलोक से जोड़ने का काम करते थे। मनुष्य किस में रहता है बेटा? इहलोक में, इहलोक में। और ईश्वर कहां पर है बेटा? परलोक में, परलोक में। तो इहलोक को परलोक से जोड़ने का काम कौन करते थे बेटा? अग्नि किया करते थे, ये काम था। और सोम जो था वो पेय पदार्थ होता था, उससे खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रथाओं की रचना जो थी वो ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रथाओं की रचना किसने किया है बेटा? ऋषियों ने किया है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। सस्वर मतलब उच्चारण के साथ याद करवाते थे। याद करिए, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में रहता था तो आप लोगों को एक ही चीज को 10 बार बोल करके याद करवाता था ना, वही तरीका है सस्वर पाठ करवाना। ठीक है बात, याद करवाना, सस्वर पाठ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले क्या थे बेटा? पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, जैसे आपका लोपामुद्रा का नाम आएगा, फिर उसके बाद घोषा का आएगा, ठीक है, बाद गार्गी आएंगी। तो ये सारी जो महिलाएं थी उन्होंने अपना भी संकलन यहाँ पर दिया हुआ है। ज्यादातर जो थे वो पुरुष थे और कुछ महिलाओं ने भी इसकी रचना में अपना सहयोग दिया है। मतलब इस समय महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। महिलाएं भी वेद का पठन और पाठन कर सकती थी। ये सारे अधिकार इस समय थे। ये ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, मतलब 1500 बीसी की बात हो रही है। ठीक है बात, इस समय की बात हो रही है। ठीक है बात, जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएगा उस समय महिलाओं की थोड़ी सी स्थिति दयनीय हो जाएगी। उनसे इस तरह की चीजों के ये जो अधिकार उन्हें प्राप्त है वो सब छीन लिए जाएंगे। वो आगे की क्लासेस में आप देखोगे। अभी तो बेसिक आपका तैयार हो, 6th क्लास की किताब है बेटा, तो ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। बस हाँ, बेसिक बेसिक चीजें थोड़ी बहुत आपको जानकारी यहाँ पर मिल रही है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत थी, मतलब शुरुआती संस्कृत थी बेटा। अर्ली संस्कृत जिसको बोला जाता है, प्राक संस्कृत थी, या इसको वैदिक संस्कृत कहलाती है। हम जो स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं उससे यह क्या था? थोड़ा भिन्न था। हम जो संस्कृत पढ़ते हैं वो थोड़ा सा नेचुरल हो जाता है। यह आपकी इनिशियल संस्कृत था जिसको पढ़ना थोड़ा सा टफ रहता है। अभी आगे पांडुलिपि भी है, वो दिखाता हूं आपको। अब देखो, अब संस्कृत और अन्य भाषाओं की जरा बात करते हैं। आखिर ये संस्कृत है क्या? संस्कृत भाषा भारोपीय मतलब इंडो यूरोपियन या फिर भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत किस भाषा का हिस्सा है बेटा? किस किस परिवार का हिस्सा है? भारोपीय, मतलब जिसमें भारतीय और यूरोपीय भाषा आती है। अब इस भारोपीय भाषा परिवार में कई भाषाएं आती हैं, जैसे असमिया, भारत की भाषाओं की बात कर रहा हूं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। ये सब कहाँ की भाषाएं हैं बेटा? भारत की भाषाएं हैं जो इस परिवार का हिस्सा है, भारोपीय का। एशियाई भाषाएं हैं कुछ जो एशिया की भाषा है, जैसे फारसी, एशिया की भाषा जो फारस आपके ईरान वाले क्षेत्र में बोली जाती थी वो इसका हिस्सा है। यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश। ये सब किस भाषा परिवार का हिस्सा है बेटा? भारोपीय। इसी भाषा परिवार का हिस्सा कौन है बेटा? संस्कृत है। मतलब इनके बहुत सारे शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कैसे? देखो, इसी परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। शुरुआत में उनके उनमें मिलने वाले शब्द एक जैसे, जैसे मात्र संस्कृत में बोला जाता था, माँ हिंदी में बोला जाता है, और मदर अंग्रेजी में बोला जाता है। तो हिंदी भी इतना है बेटा। मात्र संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में। तो बोलने में लगभग ये सही, मतलब उसी तरह से दिखते हैं। मात्र से बना मदर, भ्रातृ से बना ब्रदर, समझ में आ गई बात? तो इस पितृ से बना फादर, तो इस तरह से बनता है मातृ से बना मदर, और इसी का जो आप देखते हो तो मां बन जाता है हिंदी में। अब इनमें समानता नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलने में जैसे लगभग थोड़ा बहुत सेम है। हाँ, रीजनल थोड़ा सा फर्क है। मातृ मदर, भ्रातृ ब्रदर, पितृ फादर या फिर पिता। ठीक है, इस तरह से होता है। अब उपमहाद्वीप में दूसरे परिवारों की भाषा भी बोली जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे एक तो भारोपीय भाषा परिवार हो गया। अब दूसरा भाषा परिवार क्या है? जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों में अगर आप देखेंगे, हमने नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में देखेंगे, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे, नागालैंड चले जाएंगे, मणिपुर चले जाएंगे, मिजोरम चले जाएंगे, त्रिपुरा चले जाएंगे, उस क्षेत्र में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। सिक्किम वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं वहां पर बोली जाती हैं, जो कि तिब्बत और बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार वाले क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब एक भाषा परिवार होता है द्रविड़ भाषा परिवार। उस द्रविड़ भाषा परिवार में जो हमारे दक्षिण भारत में बोली जाती हैं वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है बात? अब देखो, भारत में किस किस परिवार की भाषाएं बोली गई? पहला हो गया भारोपीय, ठीक है बात, जो कि आपके नॉर्थ वेस्ट वाले साइड में बोली जाती हैं और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बोली जाती हैं। उसके बाद आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन से परिवार की भाषाएं बोली जाती है बेटा? तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। दक्षिण भारत में चले आएंगे तो वहां पर द्रविड़ भाषा परिवार है।
तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब क्या सी बेटा द्रविड़ भाषा परिवार की हैं। अब झारखंड और मध्य भारत में अगर आप आ जाएंगे, जो कि आपके ट्राइबल वाले क्षेत्र हो जाते हैं, वहां की भाषा कैसी है बेटा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की, जो ट्राइबल भाषाएं होती हैं, जो आपके जनजातीय भाषाएं होती हैं, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक एशियाटिक परिवार की है। तो भारत में कुल कितने परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो आप बोलोगे 4 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, 4 परिवार की, 4 फैमिली की भाषा बोली जाती है। पहला हो गया भारोपीय, दूसरा हो गया तिब्बत बर्मा, तीसरा हो गया द्रविड़ भाषा, और चौथा हो गया ऑस्ट्रो एशियाटिक। जैसे अगर मैं भारत का डायग्राम बना करके आपको बताऊं, अब देखिए, अगर भारत के इस क्षेत्र की अगर आप बात कर रहे हो, भारत के अगर हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस वाले पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यहां पर कौन सी भाषा बोली जा रही है बेटा, भारोपी है। कौन सी भाषा बोली जा रही है, भारोपी। अगर वहीं पर हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यहां पर कौन सी भाषा बोली जा रही है, आपके तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जा रही है। ठीक है। अब द्रविड़ वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस वाले तेलंगाना वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। इस वाले क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है बेटा, आपका द्रविड़ भाषा बोली जा रही है। कौन सी, द्रविड़ भाषा बोली जा रही है। ठीक है। अब इसी हिंदी वाले बेल्ट में ही आप यहां पर भी ले सकते हो, गुजराती वाले भाषा को भी ले सकते हो। ठीक है बात, जैसे ये वाला पूरा बेल्ट हो गया, ये पूरा। ठीक है, ये वाला पूरा बेल्ट हो गया। ठीक। अब बीच में बच रहा है ये वाली भाषा परिवार। अगर आप इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हो, इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हो, तो जो जनजातीय वाली क्षेत्र है, यहाँ पर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं बोली जाती है। तो कुल कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 हो गया। ठीक है। तो हमारी जो संस्कृत यहाँ पर बात हो रही है, तो संस्कृत किस भाषा परिवार की है बेटा, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं, वे लिखी और छापी गई हैं। आप जो इस किताब को पढ़ रहे हो, ये आपके ई फॉर्मेट में है। ठीक है। उसी तरीके से जो हार्ड कॉपी होती है, वो लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, ये इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, ये कोई लिखित तरीके से नहीं छपी हुई नहीं किताबें थी बेटा, इनका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को बोल करके उसे याद करवा देती थी, वो जनरेशन अगले जनरेशन को बोल करके याद करवाती थी। तो कोई किताब नहीं थी, ये श्रवण के माध्यम से, इसीलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, श्रुति भी बोला जाता है। श्रुति का मतलब होता है सुन करके याद की हुई किताबें, श्रुति बोला जाता है। मतलब ये शुरुआत में श्रुति पर आधारित थी, सुन करके इसको याद कर लिया जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। जब इसकी रचना हो गई थी, उसके कई सदियों बाद, कई सालों बाद इसको लिखा गया, जो कि वेद व्यास जी ने इसका काम किया गया था। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ठीक है बात। इसके लिखने का काम जो था, अब लिखने के लिए आपको पांडुलिपि याद करो, पहले चैप्टर में आप लोगों को सिखाया था पांडुलिपि क्या होती है, बुर्ज का पेड़, उस पर लिखा जाता था। समझ में आ गई बात। तो उस तरह की चीजों का प्रयोग किया गया इसको लिखने के लिए। बाद में इसकी छपाई जो हुई थी, वो तो लगभग 200 साल पहले हुई है। ठीक है बात। चलो बहुत बढ़िया। शुरुआत में ये कैसे होते थे बेटा, श्रवण पर आधारित थे, इसलिए इनको श्रुति भी बोला जाता है। रचना इसकी कब हुई बेटा, रचना तो बहुत पहले हो गई थी, बस इसको लिखा गया कई सदियों बाद, और लगभग 200 साल बाद इसकी छपाई हुई है बेटा किताबों में। ठीक है। अब इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, अब ये तो बहुत बाद में लिखी गई हैं, तो इस वजह से कैसे अध्ययन करते हैं। इतिहासकार या फिर पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इतिहासकार जो होते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो किसका यूज करते हैं बेटा, जो फिजिकल एविडेंसेस होते हैं उनका यूज करते हैं, जो कि खुदाई से उनको प्राप्त हुए हैं। लेकिन इतिहासकार जो होते हैं, वो भौतिक अवशेषों को तो ध्यान में रखते ही रखते हैं, प्लस लिखित साक्ष्यों का भी वो अध्ययन करते हैं। अब चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। अभी आगे आपको एक सूक्त मिलेगा, एक वार्तालाप के रूप में है, बात के रूप में है। इसमें विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां, कौन कौन सी 2 नदियां हैं, व्यास और सतलज के बीच में यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है बात। अब नीचे दिया हुआ है, इन नदियों के बीच में जो सूक्त है वो ये है, देखो, विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र नदियों से कह रहे हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह, 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ से नीचे आओ।
इंद्र द्वारा दी हुई शक्तियों से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिलने जा रही हो। ठीक है बात, ये उनके बारे में बता रहे हैं, नदियों के बारे में बता रहे हैं कि वह दमकती गायों की तरह, फुर्तीले घोड़ों की तरह वो पहाड़ों के नीचे आ रही हैं। ठीक है बात, अपनी शक्ति स्फूर्ति के साथ गति के सागर की ओर बढ़ रही हो, तो गति से वो सागर की ओर बढ़ रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, जल से पूरी तरीके से लबालब हो, एक दूसरे से मिलने जा रही हो। किससे मिलने जा रही हो? तुम सागर से मिलने जा रही हो। मतलब इनको इन सब चीजों के बारे में जानकारी थी। देखिएगा, नदियों के बारे में जानकारी है, सागर महासागर भी इन लोगों ने देख रखा है, ये सब यहां से जानकारी प्राप्त हो। अब नदियां जल से परिपूर्ण, हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। नदियां कह रही हैं हम जल से परिपूर्ण हैं, हम देवताओं के बनाए हुए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अब विश्वामित्र को इन दोनों नदियों को पार करना था, तो वह उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने आप को आप थोड़ा सा मध्यम करें, अपने मुझे मार्ग दे, जिससे हम अपनी चीजों को एक एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा सकें। तो नदियां उस पर कह रही है हम ईश्वर के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? हमें रोका नहीं जा सकता। तो विश्वामित्र कह रहे हैं इसमें, हे बहनों, मुझे मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उसे पार कर सके। मतलब ऐसा ना करो कि तुम्हारा जो लेवल है और ऊपर हो जाए, जिससे हमारे रथ और गाड़ियां जो हैं वो डूब जाएं। थोड़ी सी कृपा हमारे ऊपर करो, जिससे हम आपको पार कर सके। नदियां कह रही हैं हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम अब सुरक्षित उसे पार कर सकोगे। ठीक है बात, मतलब पानी का लेवल कम हो जाएगा और हम उसे पार करें। मतलब यहां पर नदियों को देवियों की तरह पूजा गया है। ठीक है बात, और नदियों को यह बताया गया है कि ये ईश्वर द्वारा बनाई हुई कृतियां हैं जो हमारे स्थल पर मिलती हैं। तो नदियों की पूजा की है विश्वामित्र ने, ये ऋग्वेद का एक अंश है, एक बातचीत के तौर पर देखने को मिलता है। इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं, जिसको आप बोलते हो सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बोलते हो? सप्त सैंधव प्रदेश। सात नदियों का जो प्रदेश था, वही आर्यों का पहला निवास स्थल था। अब ये सात नदियां कौन है? इंडस है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है और सरस्वती नदी है। ठीक है बात, ये सात नदियां हैं, जिसमें इंडस है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। ये तो छह हो गई, और सातवां कौन सी हो गई बेटा? सरस्वती हो गई। इन सात नदियों के क्षेत्र में आर्य निवास करते थे। यहां से ये पता चल जाता है कि आर्यों का जो शुरुआती निवास स्थल था, वो इन्हीं नदियों के इर्द गिर्द समाया हुआ था। ठीक है बात, इतिहासकार ये पता लगा गए। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? हाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण थे, वैसी से एक जगह से दूसरे की यात्रा करते, जो कि यहां से पता चल जाता है। अपने जवाब का कारण बताओ। कारण क्या बताना, ऊपर दिया हुआ है। ठीक है बात, इसको हम बता सकते हैं कि इस समय रथ महत्वपूर्ण थे, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते, और जैसा कि विश्वामित्र ने बोला कि हम रथ और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आए हैं, मतलब दूर तक यात्रा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का प्रयोग का उल्लेख है। अब किसका किसका उल्लेख है बेटा? रथों अर्थों को खींचने के लिए किसका उल्लेख होगा बेटा? घोड़ों का उल्लेख होगा, गाड़ियों का होगा, जो कि हो सकता है आदमी खींचते होंगे, दास खींचा करते होंगे, ये सारी चीजें। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है, मतलब ज्यादातर जो निवास स्थल था इनका वो इसी क्षेत्र में था, इसलिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख ज्यादा है। गंगा और यमुना तक ये पहुंचे होंगे, लेकिन वहां तक इनका एलोकेशन कम था, वहां तक ये ज्यादा बहुत बाद में पहुंचे। शुरुआती दौर पर ये इसी सप्त सैंधव प्रदेश में, सात सिंधु वाले नदियों प्रदेश में यहां पर रहे थे। धीरे धीरे ये आगे बढ़े और गंगा और यमुना तक ये पहुंचे थे। ठीक है बात, चलो बहुत बढ़िया है। अब देखो, अब ऊपर की तरफ यहां पर एक पांडुलिपि है, इसके ऊपर वाला हो गया था? हाँ हो गया था, ठीक है बात। अब ये पांडुलिपि है बेटा, एक ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। एक पांडुलिपि मैंने आपको बताया था मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, मेन्यू जो कि लैटिन वर्ड हाथ, हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट है बेटा, या फिर इसको पांडुलिपि कहा जाता है। बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये वाली पांडुलिपि कहाँ पाई गई बेटा? कश्मीर में पाई गई। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था, इसको ट्रांसलेट किया गया और इसको छापा गया। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ, इसका अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। मतलब ये कहां पर अभी रखी हुई है बेटा? पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई। ये हमारा बेटा विरासत है। ठीक है बात, इसको बहुत ही कायदे से रखना पड़ता है, और बहुत सारे तो नष्ट हो गए होंगे बेटा, जैसा कि आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है। अब देखो, अब किनका प्रयोग होता था? वही जो ऊपर प्रश्न पूछा, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों के प्रति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। किसके लिए बेटा? मवेशियों के लिए है,
खासकर पुत्रों, जो बच्चे होते थे, पुत्रों के लिए और घोड़ों के प्रति अनेक प्रार्थनाएं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। मतलब यहां पर जैसे आज के डेट में जो भी लड़ाई होती है वो किसके लिए होती है बेटा? जमीन के लिए होती है। चाइना के साथ हमारा विवाद चलता है जमीन को लेकर के, पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद चलता है जमीन को लेकर के। आज जो विवाद है वो हमारा भूमि को लेकर के है बाबू। भूमि आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन उस समय भूमि का कोई उपयोग नहीं था। यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी वो भूमि पर आधारित रही थी, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो जानवरों पर आधारित थी। तो यहाँ पर जो भी लड़ाइयां होती थी वो किसके लिए होती थी बेटा? वो मवेशियों के लिए होती थी। किसके लिए होती थी बेटा? मवेशियों के लिए होती थी। और जब भी युद्ध होता था तो उसमें क्या जीत करके लाए जाते हैं? मवेशियों। मवेशियों का मतलब होता है बेटा जानवर, जो पालतू जानवर होते हैं उनको कहा जाता है। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, लेकिन ज्यादातर जो होता था वो मवेशियों, जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जौ जल्दी से तैयार हो। मतलब इनका जो प्रमुख अनाज था वो क्या था बेटा? जौ था। और ऋग्वेद में जौ को बोला गया है यव बोला गया। जौ को क्या बोला गया बेटा? यव बोला गया। और उन्हीं भूमि के लिए लड़ाई की जाती थी जहां पर खेती अच्छी हो सकती है, जहां पर जौ जल्दी से उगाया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर जो लड़ाइयां होती थी वो किसके लिए होती थी बेटा? मवेशियों के लिए। और आज की लड़ाइयां किसके लिए होती है? किसी भी प्रकार की भूमि होती है उसके लिए लड़ाई हो, चाहे वो आपकी रेगिस्तानी भूमि क्यों ना हो, वहां पर किसी प्रकार की खेती ही क्यों ना हो सके, उन सारे क्षेत्रों पे लड़ाई आज के डेट में संभव है। ठीक है बात? तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। मतलब पानी के स्रोतों पर देखिए, जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? पानी है। पानी के लिए भी लड़ाई हो सकती थी, या फिर जो दास बनाए जाते थे, जो बंदी बनाए जाते थे, उनके लिए भी लड़ाइयां की जाती होंगी। ठीक है बात? युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। अब जब भी युद्ध होता था, जीत हासिल हो गई, तो जीत में जो भी धन प्राप्त होता था उसका कुछ भाग जो था वो सरदार रख लेते थे, तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। जो वहां पर ब्राह्मण वर्ग था, जो पूजा पाठ करते थे, उनको दे दिया जाता था। जो बचा हुआ धन था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। मतलब मान लो कि वहां पर 10 रुपए जीते गए। कितने जीते गए? 10 रुपए। तो 10 रुपए में से 5 रुपए कौन रख लेगा बेटा? राजा रख लेगा। 3 रुपए किसको दे दिए जाएंगे? पुरोहितों को दे दिए जाएंगे। और 2 रुपए जो है वो आम जनता में बांट दी। मैं तो ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया। वहां पर सिक्का या फिर इस तरह नहीं होता, कोई भी धन होता था, धन के रूप में आप किसी भी चीज को ले सकते हो। जो हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित चीजें थी वो भी प्रयोग में आ रही होंगी। ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, ज्वेलरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो वो सब धन के रूप में आएंगे बेटा। ठीक है बात? अब कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था, और कुछ धन का प्रयोग किसमें किया जाता है? यज्ञ में आहुति देने के लिए, यज्ञ में समर्पित करने के लिए किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ठीक है बात? आग में आहुति देने के लिए किया जाता, आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। इसमें क्या क्या देते थे बेटा? घी दिया जाता था, तो गाय का उपयोग समझ में आ गया। अनाज दिया जाता था, मतलब यहाँ पर खेती भी हुआ करती थी। कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती, मतलब पशु बलि भी यहाँ पर दी जाती थी। पशु बलि का भी यहाँ पर साक्ष्य है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। अब युद्धों में कौन भाग लेता था बेटा? पुरुष ही किया करते थे युद्ध। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, मतलब कोई रेगुलर वहां पर आर्मी नहीं है। जैसे आज की डेट में देखोगे, हर देश की अपनी सेना है। जैसे जापान की बात करोगे या फिर साउथ कोरिया की बात करोगे, वो तो अमेरिका की सेना द्वारा संचालित है। लेकिन वहीं पर अगर भारत की बात करो, भारत की अपनी आर्मी है, अपनी एयरफोर्स है, अपनी नेवी है, उसमें रिक्रूटमेंट होता है, और एक स्थायी सेना है बेटा। इस तरह की कोई सेना वहां पर नहीं हुआ करती थी। इस समय में कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। लेकिन जो लोग होते थे वो सभाओं में मिलते जुलते थे। अब एक, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, उस प्रकार पे यहाँ पर 3 आपको सभाएं आगे सीखने को मिलेंगी। जैसे एक सभा हो गया, विदत हो गया, समिति हो गया। सभा, समिति और विदत, ये 3 प्रकार की चीजें हो। जैसे आप लोकसभा देखते हो, राज्यसभा देखते हो, उसी तरह वहां पर सभा और समिति हुआ करते थे। और इस सभा और समिति में क्या काम हुआ करता था बेटा? युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अब देखो, सभाओं का काम क्या होता था? अपने कबीले के बारे में, अपने लोगों के बारे में सलाह मशवरा करना, युद्ध की तैयारियां करना। युद्ध में जो सभाएं बैठती थी, जो भी बड़े बड़े वहां पर जो अधिकारी वर्ग होंगे, जो बड़े बड़े लोग होंगे, वो मिल करके वहां पर सारी चीजों का रेगुलेशन करेंगे। वहां पर चुनाव होता था कि सरदार कौन बनेगा। मतलब इस समय का जो समाज था, वहां पर जो जो आपका राजा बनता था, राजा जो बनता था, अभी ये किस समय की बात हो रही है बेटा? 1500 की बात हो रही है। 1500 में जो राजा बनता था उसका चुनाव होता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आ जाओगे, मतलब 1000 के आगे जब आप आओगे, 1000 बीसी के आगे जब आओगे, तो यहाँ पर राजा का चुनाव नहीं होगा, राजा वंशानुगत हो जाएगा। यहाँ पर राजा कैसा था बेटा? कर्मानुगत था। कर्मानुगत था, अकॉर्डिंग टू वर्क था। मतलब अगर वह कुशल है, बहादुर योद्धा है, तभी उसे राजा बनाया जाएगा। लेकिन 1000 के बाद क्या हो जाएगा? राजा वंशानुगत हो जाएगा। वंशानुगत हो जाएगा। वंशानुगत मतलब अकॉर्डिंग टू बर्थ हो जाएगा। मतलब अगर मैं राजा हूं तो मेरा पुत्र भी राजा होगा। तो यह ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल का एक डिफरेंस है बाबू, इसको दिमाग में रखिएगा। इस समय के राजा जो होते थे, उनका चुनाव होता था। उनका क्या होता था बेटा? चुनाव होता था। और ये सब चुनने का काम कौन करता था बेटा? सभा करती थी। ठीक है बात?
अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, अब ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द मिले हैं जो वहां के लोगों की विशेषता बताते हैं। जैसे लोगों का वर्गीकरण जो होता था, लोगों का जो अलगाव होता था वो किस आधार पर होता था? उनके काम के आधार पर होता था, भाषा के आधार पर होता था, परिवार या समुदाय के आधार पर होता था, या फिर निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता। तो ये सारे थे आधार थे जिन पर उनको क्लासिफाई किया जाता था, उनको वर्गीकृत किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। अब ऋग्वेद में कुछ शब्द दिए हुए जो लोगों की विशेषता बताते हैं। देखो, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। ऐसे दो समूह बताए गए हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। जैसे पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और दूसरे लोग होते थे राजा। पुरोहित का काम होता था पूजा पाठ करना, यज्ञ अनुष्ठान करना, राजा को सलाह मशवरा देना। और एक होता था बेटा राजा। राजा जो होता था वो उस कबीले का मुखिया होता था, वह उस जन का मुखिया होता था। समझे बात को? वह उस जन का क्या होता था बेटा? मुखिया होता था, राजा। एक और होता था बेटा सेनानी। सेनानी सेनानी का काम होता था बेटा युद्ध का संचालन करना। सेनानी का काम होता था युद्ध का संचालन करना। देखो, मुखिया तो राजा था, लेकिन युद्ध में जो सेनापति होता था, जिसको आप आज की डेट में कमांडर इन चीफ बोलते हो, वो उस समय सेनानी करता था। वो कौन करता था बेटा? सेनानी करता था। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये राजा वैसे नहीं थे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ये कबीले में रहा करते थे बेटा। ना इनके पास सेना थी, कोई रेगुलर सेना नहीं थी, जो कबीला था वही इनकी सेना हुआ करती थी। ना ये कर वसूलते थे। कर यहाँ पर जो रेगुलर टैक्सेस हो, जैसे आज आप जीएसटी पे करते हो ना, इनडायरेक्ट टैक्स पे तौर पर जीएसटी पे करते हो। जब आपको नौकरी मिलेगी तो आप डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स भरोगे। तो एक रेगुलर फिक्स है बेटा कि वहां पर 12% या 18% 28% ये फिक्स है ना बाबू, टैक्स अलग अलग आइटम्स पर। यहां पर इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं था बेटा। ठीक है बात? वो अपने इच्छा अनुसार लोग राजा को देते थे, जिसको बलि बोला गया है। ये आगे वाले अध्याय में आपको पढ़ाया जाएगा। बलि कहा गया है, बलि, बलि कहा गया है। ठीक है बात? बलि कहा जाता था। राजा प्राय मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ठीक है बात? वही चीज मैंने बताया, राजा के मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बन जाता था। यहाँ पर राजा का चुनाव होता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का क्या होता था बेटा? चुनाव होता था। ठीक है बात? पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो राजा क्या करते थे। अब राजा का काम क्या होता है? राजा का काम होता था जनता के बारे में निर्णय करना, कबीले की रक्षा करना, युद्ध में सलाह मशवरा करना, यज्ञ अनुष्ठान हवन करना, लोगों की रक्षा करना, मवेशियों की रक्षा करना। समझे बात को? ये सारे काम होते थे राजा के। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। जनता जो आम जनता थी, और जो समुदाय होता था, जो कम्युनिटी होती थी, उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है बात? जैसे पहला शब्द था आपका जन, जिसका प्रयोग हिंदी के अन्य भाषाओं में आज भी होता है। ठीक है बात? जन। ठीक है बात? आज भी किया जाता है जन। जैसे जन प्रतिनिधि बोलते हो ना, जनप्रतिनिधि, मतलब जनता का प्रतिनिधि, तो जन प्रयोग किया जाता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द से निकाला गया है। विश्व जो शब्द है वो वैश्य शब्द से निकला हुआ माना जाता है। अब इसके बारे में हम कहां पर पढ़ेंगे बेटा? अध्याय 5 में इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। तो अभी इसको यहां पर छोड़ देते हैं। अध्याय 5 में आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि जन क्या थे, जनपद क्या थे, महाजनपद क्या थे, विश्व क्या थे, गण क्या थे। इन सब के बारे में अध्याय 5 में विस्तार से चर्चा करूंगा। ठीक है बात? अब देखो, ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। अब विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, जैसे पुरु जन या पुरु विष बोला जाता था, भरत जन या फिर भरत विष बोला जाता था, यदु जन या फिर यदु विष बोला जाता था। इसका उल्लेख मिलता। अब ये क्या है, इसके बारे में अध्याय 5 में हम विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास और दस्यु कहते थे। आर्य का मतलब होता है बेटा श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है बेटा? श्रेष्ठ। और जो इनसे नीचे होते थे और या फिर जो इनके विरोधी होते थे, उनको दास या दस्यु बोलते थे। दस्यु वो लोग थे जो कि यज्ञ नहीं करते थे। जैसे ये आर्य जो थे, ये यज्ञ हवन पूजन अनुष्ठान इन सब कार्य को किया करते थे। दास या दस्यु, जैसे बहुत सारे इतिहासकार का ये मानना है ना कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्हीं को इन्होंने दास बना लिया था। ठीक है बात? उस समय यज्ञ हवन पूजन, और उनकी भाषा कुछ अलग थी, इनकी भाषा संस्कृत थी। तो आर्य वो थे जो भारतीय भाषा बोला करते थे। इसलिए सिकंदर जो था, वो जो यूनान से चल करके आया था, अपने आप को आर्य बोलता था। अपने आप को क्या बोलता था बेटा? आर्य, क्योंकि उसी से मिलता जुलता ये रेस है बेटा। और जिसके ऊपर इन्होंने अधिकार किया था उसको ये दास या दस्यु बोलते थे, या फिर अपने विरोधियों को दास या फिर दस्यु बोलते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, जो वहां की प्राकृतिक भाषा होती थी वो बोलते थे, या फिर वो संस्कृत नहीं बोला करते थे। मोटा मोटा ये बोलोगे कि वो संस्कृत नहीं बोला करते थे। बाद के समय में दास, इसका स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। समझ में? दास या फिर दासी, इसका मतलब क्या हो गया? गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था,
जो भी काम मालिक चाहते थे वह उनसे सब करना पड़ता था। और यह एक पैटर्न है जो स्लेवरी सिस्टम आगे आकर के अंग्रेजों द्वारा समाप्त की जाएगी बेटा। तो दास प्रथा थी वो आगे चल के अंग्रेजों के समय समाप्त होगी। बड़े लंबे समय से हमारे यहाँ चलती रही थी दास प्रथा। बहुत ही खराब चीज है, ठीक है बात। आप किसी को बंदी बना करके, किसी को बधुआ मजदूर बना करके आप जबरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकते हो, राजा की इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हो बेटा। समझ में आ गई बात। अच्छे काम भी होते थे, बुरे काम भी होते थे, स्त्रियों का और ज्यादा उत्पीड़न होता था, ये सारी चीजें होती थी, ठीक है बात। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा है। जब उत्तर भारत में, वही चीज मैंने आपको शुरुआत में याद करो, मैंने बताया था, उत्तर भारत में जब वेदों की रचना हो रही थी, ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? दक्षिण भारत में जो संस्कृति चल रही थी उसे महापाषाण कहा जाता है। हिंदी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा मेगालिथ। क्या बोला जाता है बेटा? मेगालिथ कल्चर। क्या बोलते हैं? मेगालिथ कल्चर। ठीक है। अब मेगालिथ क्या होते हैं आगे अभी देखते हैं। अब जैसे मेगालिथिक अगर आप बात करते हो, मेगालिथिक जो था वो दक्षिण भारत में चलता हुआ एक आपका सभ्यता थी। उत्तर भारत में जैसे आप ऋग्वैदिक काल को देखते हो, ऋग्वैदिक वैदिक कल्चर चला था, तो दक्षिण भारत में आपका मेगालिथिक कल्चर चल रहा था। अब देखिए, इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में चर्चा कर रखा है आपके हिस्ट्री के बैच में। अब आप इसको, अगर आप हिस्ट्री की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाएं और मिनिमम फीस पर, जैसे यहाँ में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ एनसीईआरटी पर बेस्ड है बेटा, सिर्फ एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हो। वहां पर अगर आप जाओगे तो जितनी भी रेफरेंस बुक होती हैं उन सब का अध्ययन करने के बाद मैंने बनाया। 11 साल का एक्सपीरियंस है बाबू, इतिहास जियोग्राफी, इतिहास पढ़ाने का, जियोग्राफी पढ़ाने का, इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, अलग अलग जगहों पर मैंने पढ़ाया है। तो उसी के हिसाब से जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी चीजें वहां पर इनकलकेट की गई हैं। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी पर ही फिक्स होकर के हो, वहां पर अलग अलग बुक्स को रेफरेंस लेकर के वहां पर पढ़ाया गया है, और पूरे मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको वहां पर पढ़ा रहा हूँ। तो मात्र 299 रुपए में आप लोगों को वहां पर हिस्ट्री का बैच मिल जाएगा, उससे आप परचेज कर सकते हो। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आप YouTube में एनसीईआरटी की क्लास, और वहां पर आप अगर ये 299 में आपने हिस्ट्री की क्लास कर ली, हिस्ट्री का कोई भी सवाल, यहां तक कि आप यूपी पीसीएस का भी सवाल हल करते हो, जो भी यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का कहीं का भी अगर आप पेपर सॉल्व करोगे, कहीं का भी एग्जामिनेशन भरोगे, तो इतिहास का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। एसएससी तो बहुत ही कम हो जाता है, मैं अपर लेवल की बात कर रहा हूं, उसका क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। समझ में आ रही बात? ऐप पर आपको 4 बैचेस मिल जाएंगे। हिस्ट्री का बैच है, इंडियन मैप, इंडियन ज्योग्राफी विद मैपिंग का बैच है, वर्ल्ड मैपिंग का बैच है, बायोलॉजी का बैच है। ये 4 बैचेस आपको मिल जाएंगे। प्लस इसके साथ साथ मैंने अलग अलग एग्जामिनेशन के मॉक पेपर भी वहां पर अपलोड कर रखे हैं, उसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है बात। बहुत ही मिनिमम फीस पर आप लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है। अभी बायोलॉजी जैसे कंप्लीट हो जाती है, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मैं शुरू कर दूंगा, आपकी साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन में शुरू करूंगा। वर्ल्ड मैपिंग जैसे कंप्लीट हो जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर दूंगा। इंडियन ज्योग्राफी जैसे, इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो इकोनॉमिक्स में शुरू कर दूंगा। हिस्ट्री तो आपकी चल ही रही है, हिस्ट्री जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो पॉलिटी में शुरू कर दूंगा। तो ये सीक्वेंस है बाबू, सारी चीजें, पूरा पैकेज आपको वहां पर मिल जाएगा मिनिमम से मिनिमम फीस पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। तो इसको आप अवेल करें, इसकी फैसिलिटी को आप अवेल करें, अपने दोस्तों अपने मित्रों को जरूर बताएं इसके बारे में। अब देखिए बेटा, जैसे उत्तर भारत में अगर चल रहा था आपका कौन सी संस्कृति, वैदिक संस्कृति चल रही थी, तो दक्षिण भारत में क्या चल रहा था बेटा? महापाषाण। अब अगले पृष्ठ में चित्र को देखो, अगले पृष्ठ में जो चित्र है उसको जरा देखते हैं। इस प्रकार की एक महापाषाण संस्कृति वहां पर चल रही थी। अब देखिए, इस प्रकार के बहुत सारे ग्रेव देखने को मिले हैं बेटा। यहां पर जो उदाहरण है, ये जो उदाहरण आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको पिट सर्कल ग्रेव का। ये है आपका पिट सर्कल ग्रेव है, पिट सर्कल ग्रेव है। इसी प्रकार से और भी ग्रेव थे बेटा, जैसे एक था आपका सिस्ट ग्रेव, सिस्ट ग्रेव, ये तो पिट सर्किल हो गया। उसके बाद आपका कैरन ग्रेव था, कैरन ग्रेव मिलता है। फिर उसके बाद डोलमैन ग्रेव मिलता है, डोलमैन ग्रेव मिलता है। ठीक है, बाद उसके बाद अम्ब्रेला स्टोन मिलता है, अम्ब्रेला स्टोन ग्रेव मिलता है, अम्ब्रेला स्टोन ग्रेव मिलता है। ठीक है, बाद फिर उसके बाद हुड स्टोन ग्रेव मिलता है, हुड स्टोन ग्रेव मिलता है। और उसके बाद केव ग्रेव मिलता है, गुफा, केव ग्रेव मिलता है। और उसके बाद से आपको मेनेरहिन ग्रेव मिलता है, मेनेरहिन, मेनहिर ग्रेव मिलता है, मेनहिर ग्रेव मिलता है। ठीक है बात। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 प्रकार के ग्रेव देखने को यहां पर मिलते हैं। और इन सब का निर्माण जो होता है वो बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है। इन सब का निर्माण किससे किया गया है बेटा? बड़े बड़े पत्थरों से। देखने को मिल रहा है, देखो ये पत्थर, ये पत्थर,
ये पत्थर, ये पत्थर, ये पत्थर, ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर यूज किए गए, इसीलिए संस्कृति को बोला जाता है महापाषाण संस्कृति या फिर मेगालिथ कल्चर। मेगा, मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब होता है पत्थर, मेगालिथ कल्चर बोला जाता है इसको। अब ये जितने भी ग्रेव मैंने आपको बताए हैं अलग अलग क्षेत्र से मिले हैं, चाहे वो कर्नाटक से मिले होंगे, केरल से मिले हैं, तमिलनाडु से मिले हैं, आंध्र प्रदेश से मिले हैं, इन सारे क्षेत्रों में इस प्रकार की संस्कृति आपकी चल रही थी। उत्तर भारत में जहां पर ऋग्वेद की रचना हो रही थी, दक्षिण भारत में इस प्रकार की संस्कृति वहां पर चल रही थी, जिसे आप बोलते हो मेगालिथ कल्चर। क्या बोलते हो बेटा? मेगालिथ। यह शिलाखंड महापाषाण, महा होता है बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाना जाता है। यह पत्थर दफन करने के जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए हैं, ठीक है, बड़े करीने से लगाए गए हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। मतलब आज से 3000 साल पहले, मतलब ये कब की बात हो रही है बेटा? 1000 BC की बात हो रही है, 1000 BC की बात हो रही है। उत्तर भारत में 1500 से लेकर के 1000 BC तक आपका क्या चला था? ऋग्वैदिक काल चला था। और 1000 से लेकर के 600 BC तक आपका चलेगा उत्तर ऋग्वैदिक काल, पोस्ट वैदिक एज का कहा जाता है, वो चलेगा। और 6000 BC से शुरू हो जाता है महाजनपद काल। 6000 BC से क्या शुरू हो जाएगा? महाजनपद काल। तो यहां पर जब आपका ऋग्वैदिक काल चल रहा था, उसी समय 1000 BC के आसपास दक्षिण भारत में कौन सी वो चल रही थी बेटा? महापाषाण संस्कृति चल रही थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, और कश्मीर में भी थोड़ी बहुत प्रचलित थी। तो ज्यादातर इसका जो क्षेत्र है वो दक्कन में है, दक्षिण भारत में है, और थोड़ा बहुत उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में भी ये प्रचलित आपका मिल जाता है। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। अब मानचित्र 2 में पहुंचते हैं जल्दी से, खटाक से, ठीक है बात? मानचित्र 2 में एक तो एक हो गया था ये, मानचित्र एक आप लोगों ने देख लिया, ये सब पढ़ा रखा है आप लोगों को। मानचित्र 2 में आते हैं, यहां पर देखते हैं बेटा। तो यहां पर महापाषाणिक स्थल दिखाए गए हैं। अब महापाषाणिक स्थल को देखेंगे जरा। जैसे महापाषाणिक स्थल, पूरा स्थल की अगर आप बात करें जो हरे रंग से है, हरे रंग से यहाँ पर देखो ब्रह्मगिरी मिल रहा है, आदि चंदनूर मिल रहा है, ठीक है, ब्रह्मगिरी मिल रहा है, आदि चंदनूर मिल रहा है। और यहाँ पर दो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, बाकी के बारे में आप आगे भी देखोगे। जैसे अगर केरल में बात करोगे तो केरल वाले क्षेत्र में मिल जाएगा, केरल वाले क्षेत्र में मिल जाता है, ठीक है बात? ठीक, केरल वाले क्षेत्र में जैसे आप कोचीन वाले क्षेत्र में आओगे तो वहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है बात? वहां पर आपको मेनेहिर समाधि देखने को मिलती है और केव समाधि देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद कोचीन में ही आपको हुड समाधि देखने को मिल जाती है, कोचीन में ही आपको अम्ब्रेला स्टोन समाधि देखने को मिल जाती है। फिर उसका चेन्नई के पास एक चिंगलपुट जगह है बेटा, चिंगलपुट चेन्नई में डोलमेन टाइप की समाधि देखने को मिल जाती है। फिर चिंगलपुट में ही आपको कार्न सर्किल टाइप की समाधि देखने को मिल जाती है। ब्रह्मगिरी जो यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रह्मगिरी से आपको पिट सर्किल ग्रेव, जो वहां पर फोटो बना हुआ था वहां पर पिट सर्किल ग्रेव देखने को मिलता है, यहाँ ब्रह्मगिरी से देखने को मिल जाता है, ठीक है बात? और ब्रह्मगिरी से ही आपको देखने को मिल जाता है सिस्ट ग्रेव। और यहीं पर आदि चंदलूर की बात करते हो, यहां से भी आपको पिट ग्रेव या फिर सिस्ट ग्रेव देखने को मिल जाता है। तो ये अलग अलग स्थान है जहां से ये पाषाण संस्कृति देखने को मिली है, ठीक है बात? आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस। ठीक है, अब देखिए, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, ठीक है। अच्छा, जमीन के नीचे भी होते थे, ये तो आप लोग जानते हैं, ऊपर भी बनाए जाते थे और जमीन के नीचे भी खोद कर बनाए जाते थे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है जिसको अम्ब्रेला स्टोन और बाकी सारी चीजें बोली जाती है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उसे क्रमबद्ध करो। यहाँ पर कुछ आपके कार्य दिए गए हैं, उनको आपको क्रमबद्ध करना कि पहले क्या हुआ करता होगा। गड्ढे खोदना, शिलाखंड ढो करके लाना, बड़े बड़े पत्थरों को तराशना, और मरे हुए को दफनाना। क्या होता होगा पहले? अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले क्या होता होगा बेटा? आपके शिलाखंड को ढो करके लाते होंगे, उनको तराशते होंगे,
फिर गड्ढे खोदते होंगे, फिर मरे हुए को दफनाते होंगे उसमें। ठीक है, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं, जो भी कब्रें यहां से प्राप्त होने कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। मतलब इनको जो दफनाया जाता, जो यहाँ पर हड्डियां आपको मिली हैं, जो यहाँ पर दफन किए गए हैं, उनको खास प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन या फिर ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसको BRW बोला जाता है, मतलब रेड कलर का आपका बर्तन होता था और उस पे काले रंग से चित्रकारियां की गई थी। काले और लाल मिट्टी के बर्तनों के, या फिर BRW ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है, नाम से जाना जाता है। इनके साथ मिले हैं लोहे के औजार। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता में लोहा तो था नहीं। लोहे की विशेषता जो है वो उत्तर वैदिक काल की है। समझ में आगे बात। इसको श्याम अयस्क बोला जाता था। क्या बोला जाता है? श्याम अयस्क बोला जाता है। श्याम मतलब होता है काला और अयस्क मतलब होता है धातु, जो श्याम अयस्क बोला जाता था इसको। तो लोहे के औजार मिले हैं और हथियार मिले हैं, घोड़े के कंकाल मिले हैं, और समान तथा पत्थर और सोने के गहने भी यहां पर प्राप्त हुए हैं। मतलब ये सारी चीजें इन कंकालों के साथ मिली हुई है। तो इनको लोहे के बारे में जानकारी थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, महापाषाण संस्कृति को किसके बारे में जानकारी थी बेटा? लोहे के बारे में जानकारी थी। दूसरा, इनको घोड़ों के बारे में जानकारी थी, जो वैदिक सभ्यता को एक प्रमाणित करता है। लोहे के बारे में जानकारी थी, घोड़े के बारे में जानकारी थी, प्लस ये किसका किसका और प्रयोग करते थे? सोने का प्रयोग करते थे, सोने के गहने पहने हुए थे, और पत्थर के भी गहने ये पहने हुए मिलते हैं। ठीक है बात। अब क्या हड़प्पा में शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं, हड़प्पा में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। वहां से जो हल या जितनी भी चीजें प्राप्त हुई हैं वो लकड़ी की मिली हुई हैं, और जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो कांसे की मिली हुई हैं। ठीक है बात। या फिर वो टेराकोटा की मिट्टी मिट्टी, जो आपकी टेराकोटा की मूर्तियां होती है वो बनती है, जिसको मिरर मूर्तियां बोला जाता है। पकी हुई मिट्टी मिट्टी की मूर्तियां वहां से प्राप्त हुई हैं। लोहे का हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग नहीं होता था, वहां से कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है। अब महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, जैसे एक ये हो गया लोहे का सामान, एक ये हो गया। फिर उसके बाद बाई और घोड़े के लिए सामान। बाई और क्या है बेटा? घोड़े के लिए सामान था ये। नीचे बाई और कुल्हाड़ियां हैं। ये क्या है बेटा? कुल्हाड़ियां। ये घोड़े के लिए प्रयोग में आता होगा ना। नीचे बाई और ये कुल्हाड़ियां हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर देखो ये कटार है। ठीक है, मतलब ये लोग युद्ध भी किया करते थे, ये आसपास के क्षेत्र में युद्ध भी किया करते थे, रक्षा भी, जो भी वैदिक सभ्यता में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब लोगों का सामाजिक असमानताओं के बारे में पता चलता है। इन कब्रों से लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में पता चलता है, जो कि आपके सोशल डिफरेंशिएशन या फिर सोशल क्लासेस के बारे में बताते हैं। जो समाज में अलग अलग प्रकार के डिफरेंशिएशन हो जाते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजों में मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। जो कंकाल के साथ जो पाई गई चीजें हैं वो मरे हुए व्यक्ति की होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। एक कब्र में, मतलब यहां पर ज्यादा सामान है। मान लो एक कब्र ए है और एक ये कब्र बी है। यहां पर आपको ज्यादा सामान मिला है, यहां पर आपको कम सामान मिला हुआ है। ठीक है बात। अब देखो, ब्रह्मगिरी को खोजो। अब मैंने ब्रह्मगिरी बता दिया, मानचित्र दो पर दोबारा नहीं जाएंगे, याद रख लीजिए। ब्रह्मगिरी वहां पर, फिर नीचे आदिचल नूर है। ठीक है बात। ब्रह्मगिरी। अब ब्रह्मगिरी से ही एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं बेटा, और एक शंख पाए गए। 33 सोने के मनके मिले हैं और एक शंख पाया गया है। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। मतलब हो सकता है ये जो पहला व्यक्ति आपको दिखाया गया है, ये धनाढ्य वर्ग हो, ये अमीर वर्ग हो, ये एलाइट क्लास हो, या फिर ये जो होता है हो सकता है अधिकारी वर्ग का हो गया। और दूसरा जो होगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, वहां पर आपको वो आम आदमी होगा, गरीब वर्ग का लोग होगा। तो इससे बनता है सामाजिक असमानताएं मिलती हैं। यहां दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। जो सामाजिक वहां के लोग थे, वहां की भिन्नता थी। और कुछ वहां पर धनाढ्य वर्ग मिले होंगे, कुछ आपको कैसे वर्ग मिले हैं? आपको गरीब वर्ग मिले हुए हैं। कुछ अमीर थे तो कुछ लोग कहते हैं बेटा गमीर गरीब थे, और कुछ सरदार थे तो दूसरे उनके अनुयायी थे, फॉलोअर्स हुआ करते थे। अब देखो, कुछ कब्रगाह खास परिवार के लिए थी। मतलब कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जो सिर्फ एक परिवार की थी, या फिर कुछ खास परिवार के लिए बनाई गई थी। देखो, कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले, मतलब एक कब्र में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया, क्योंकि उनको जो दफनाने का जो टाइम पीरियड था वो अलग अलग था। एक ही कब्र में मान लो कि यहाँ पर पिता है, पिता के बाद माता है, माता के बाद क्या है? उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। ठीक है बात, दफनाया गया। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल, मतलब उसी कब्र में एक छोटा सा होल बनाया जाता था, उस रास्ते से आते थे और यहीं पर उसके बगल में दफना देते थे। पोर्ट होल के रास्ते से कब्रों में लाकर के दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए थे, गए पत्थरों या चट्टान के चिन्ह का काम करते हैं। ठीक है बात। गोलाकार लगाए गए जो पत्थर होते हैं वो चिन्ह का काम करते हैं, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इसके ऊपर जो मेनरहिन समाधि मैंने आपको बताया था, मेनरहिन जो आज की समाधियां आप देखते हो ना, जैसे आप क्रिश्चियनिटी में देखोगे या फिर इस्लाम धर्म में देखोगे, इसके ऊपर एक शिलाखंड लगा दिया जाता था। ऐसे लगा देते हैं ना बाबू, यहाँ पर कब्र होती है। ठीक बात। यहाँ से नसरुद्दीन शाह निकल जाते हैं, फिर चमत्कार हो जाता है।
ठीक है बात। चलो अब देखो, तो यहाँ पर नाम लिखा रहता है ना, तो ये पता चल जाता है ना कि ये कब्र किसकी है। उसी तरह से यहाँ पर शिलाखंड लगते होंगे जो कि ये दर्शाते होंगे कि ये कब्र में इसी परिवार के लोगों को दफनाया जाता था, जिससे लोगों को आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, अब देखो, अब इनाम गांव, जैसे आप लोगों को एक देखते होंगे कि माइक्रो एनालिसिस करते हैं हर चैप्टर में, तो यहाँ पर जो एनालिसिस हुई है वो इनाम गांव नामक एक जगह की हुई है। अब देखो इनाम गांव, मैं अब मानचित्र 2 में वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है बात, इनाम गांव मैं आपको बता देता हूँ, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है इनाम गांव, महाराष्ट्र में है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़, भीमा की सहायक नदी जो घोड़ है उसके किनारे पर स्थित है। इस जगह पर लोग 3600 से 2700 पहले रहते होंगे। 3600 का मतलब 2000, मतलब 1600 बीसी से लेकर के 2700 का मतलब हो गया 700 बीसी। यहां पर लोग रहा करते। 1600 बीसी मतलब ये वैदिक काल वाला समय, उत्तर हड़प्पा वाले काल का समय, और 1700 मतलब ये आपका उत्तर वैदिक काल का समय। इतने समय तक लोग यहाँ पर रहे, यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लटाकर दफनाया जाता था, सीधा लटा करके उनको दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, और जो उनका सिर उत्तर की ओर और धड़ जो होता था, जो आपका पैर होता था, वो दक्षिण की ओर होता था। ठीक है बात, उनका सिर उत्तर की ओर। अब ये विशेषता जो है बेटा, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की है। ये विशेषता कहा कि बेटा हड़प्पा से, हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी इस प्रकार के मिले हुए हैं आपके हड़प्पा और मोहनजोदारो से। वहां से जो कब्र मिले हैं उनमें सर जो है वो उत्तर की ओर था और पैर जो था वो दक्षिण की ओर का। वहीं महापाषाण में अगर देखोगे तो पूरा पश्चिम हो जाता है बेटा। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, ऐसे बर्तन में जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे, जो कि ये बताते हैं कि यह मृत्यु के बाद जन्म के या फिर पुनर्जन्म के बारे में बताता है कि मृत्यु के बाद अगर दोबारा इनका जन्म होता है तो ये सारी चीजें उनके काम में आ जाएंगी। ठीक है बा, पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे, इसलिए मरे हुए लोगों के साथ ये क्या करते थे, वहां पर उनको खाने को रख दिया करते थे। अब देखो, एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया। अब देखो, एक आदमी है जिसको 5 कमरे वाला मकान है, ठीक है, मतलब बड़ा आदमी था ये, 5 कमरे वाला मकान था उसके पास, और इसको 4 पैर वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया है। जैसे ये 4 पैर वाला मिट्टी का संदूक था, इसके 4 पैर है बेटा, एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर, 4 पैर वाले संदूक में दफनाया गया। जैसे आप ममीज को देखते होगे ना, जो वहां पर फैरो हुआ करते थे मिस्र वाले क्षेत्र में, वहां पर बड़े बड़े संदूक बना करके, कॉफिन्स बना करके उनको दफनाया जाता था ना, उसी प्रकार के आपको यहां पर मिला हुआ इनाम गांव से कि 4 पैरों वाला मिट्टी का बना हुआ एक बड़ा संदूक था, उसमें दफनाया गया है। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव का सबसे बड़े घरों में से एक था। बस्ती के बीचों बीच ये बसा हुआ घर था और गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शवों के पैर मुड़े हुए थे, मतलब शव को पैर को मोड़ करके उसमें दफनाया गया है। अब प्रश्न क्या पूछा गया, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। हाँ, यह सरदार का शव था। कैसे? पहली बात तो बस्ती के बीचों बीच एक बड़ा घर था, और ये जो घर था वो पूरे बस्ती का सबसे बड़ा घर था। प्लस बाकी के कब्रों की तुलना में इस कब्र को अलग से एक विशेषता दी गई है कि इनको एक कॉफिन में और एक 4 पैरों वाले घोड़े में दफनाया गया है। और इसके घर में 5 कमरे थे, और उस घर में क्या मिला है, एक गोदाम मिला हुआ है, बड़ा सा अनाज का गोदाम मिला हुआ है। तो हाँ, ये किसका था बेटा, एक सरदार का शव था। यहां से ये प्रमाणित हो जाता है। ठीक है, अब कंकाल का अध्ययन कैसे होता है और कंकाल हमें क्या बताते हैं बेटा? अब देखो, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि जो वयस्क का कंकाल होगा वो बड़ा होगा, और छोटे बच्चे का जो कंकाल होगा वो छोटा होगा। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में, मतलब वो जो कंकाल है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, जो बच्चे का है, कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। तो जो छोटे कंकाल मिले हैं वो लड़के के हैं कि लड़की के हैं, ये ज्यादा आप फर्क नहीं बता पाओगे उसमें। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का? हाँ, जो वयस्क होंगे उनमें आप पता कर सकते हो। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिले तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो उस समय पुरुष भी आभूषण पहना करते, जैसे राजा महाराजाओं को देखो, समझ में आ गई बात, आभूषण के साथ रहते हैं। आज के डेट में पुरुष आभूषण नहीं पहनते, लेकिन बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो हाथ में अंगूठी, गले में चेन, फलाना ढिमका पहनते हैं, जो कि मान्यता भी होती है। कुछ पंडित पुरोहित उनको बताते हैं कि ऐसे पहनने से उनको फायदा होता है, उनके जीवन में फायदा होता है, वो होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम सोने से लदे हुए रहते हैं, जैसे हमारे स्वर्गवासी बप्पी लहरी साहब थे। समझ में आ गई बात। तो पुरुष के आभूषण पहनते थे।
कंकाल के लिंग का पहचान का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच का है, लेकिन वो हड्डियों की जांच बच्चों में नहीं काम आएगी, वयस्कों में काम आएगी। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनकी कटी प्रदेश का कुला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। महिलाएं जो होती हैं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनकी कमर का जो हिस्सा होता है, कमर की जो हड्डी होती है, वो ज्यादा चौड़ी होती है पुरुषों की तुलना में। यह समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। जो आज का कंकाल का अध्ययन होता है, जिसको आप पैलियोलॉजी बोलते हो, उसके अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। आज से लगभग कितने साल पहले बेटा? 2000 साल पहले, मतलब 1000 BC की अगर बात हो रही है, 1000 BC की बात हो रही है, 1000 कह लो सॉरी, फर्स्ट सेंचुरी एडी या फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात हो रही है, फर्स्ट सेंचुरी एडी या फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात हो रही है। चरक उस समय आए थे। इन्हें चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता के नाम की किताब लिखी थी। कुषाण वंश का समय था बेटा, ये कुषाण काल चल रहा था, उस समय की बात है। चरक उसी समय के हैं जब कनिष्क का शासन भारत में चला था। चरक उस समय के हैं बेटा। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। मनुष्य शरीर में, या आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। मतलब उन्होंने जो अध्ययन किया होगा वो बच्चे पर किया होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें किया होगा। आधुनिक शरीर रचना के विज्ञान को देखोगे तो उसमें 206 हड्डियां मानती है संभवतः। चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों को जोड़ लिया होगा और कार्टिलेज को भी जोड़ करके संख्या बताई थी, या फिर हो सकता है वो दांत की हड्डियों को भी जोड़ लिए हो या फिर कार्टिलेज को भी जोड़ लिए होंगे। ठीक है बात। कार्टिलेज होते हैं जो बोन्स और बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है बात। कार्टिलेज जो होते हैं बोन्स और बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं। जो पतली होती है, जो पुड़पुड़ी हड्डियां होती हैं बेटा, उनको कार्टिलेज बोला जाता है। ठीक है बात। बोन्स और बोन का जोड़ने का काम करते हैं कार्टिलेज। ठीक है बात। उसे टेंडन होते हैं, उसी तरीके से आपके सेलेक्सर्स भी होते हैं। ठीक है, वो बायो की क्लास में आप देखोगे। लेकिन कार्टिलेज को भी इन्होंने जोड़ लिया होगा, दांत की हड्डियों को भी जोड़ लिया होगा। ठीक है, दांत और हड्डियों के जोड़ों को भी जोड़ लिया होगा। जैसे आपके घुटने में पटेला होता है। ठीक है बात। फिर उसके बाद जो बोन जॉइंट्स होते हैं, जैसे हिंज जॉइंट हो गया, जो मोटी मोटी हड्डियां होती हैं उनको अलग से हड्डी बोल दिया हुआ। या फिर हो सकता है कि उन्होंने बच्चे की हड्डी गिनी हो, तो इस हिसाब से हो सकता है उस समय किस हिसाब से उन्होंने जोड़ करके बताया था। लेकिन आधुनिक अगर विज्ञान देखोगे तो 206 हड्डियां मिलती है वयस्क में, जो कि चरक ने कितनी बताई है बेटा? 360 बताई है। ठीक है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अब इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे बेटा? वहां पर लोगों के कब्र के बारे में पता चल गया, वहां से क्या विशेष मिलती है, सामाजिक असमानता के बारे में पता चल गया। अब इनाम का गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे? इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं वहां से प्राप्त हुआ है बेटा, मतलब गेहूं का उत्पादन करते थे, जौ का उत्पादन करते थे, चावल का उत्पादन करते थे, दाल का उत्पादन करते थे, बाजरा का करते थे, मटर और तिल का उत्पादन करते थे। उनके बीज मिले, मतलब यहाँ पर इतनी सारे अनाजों का ही उत्पादन करते थे। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है, मतलब यहाँ पशुपालन भी किया करते थे। कई हड्डियों पर काटने का निशान है, से अंदाजा होता है कि इन्हें लोग खाते भी होंगे, मतलब पशुपालन भी करते थे और ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियों भी पाई गई। मतलब इतने सारे जानवर वहां पर अवेलेबल थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी भी एकत्र किया करते, जो जंगलों से प्राप्त किया करते होंगे। बेर, आंवला, जामुन, खजूर, इस तरह की भी अवशेषें वहां पर प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह के वहां पर आप कह सकते हो इनाम गांव के लोगों का काम धंधा क्या था? तो आप कह सकते हो कि इनका काम था कृषि करना, इनका काम था पशुपालन करना, पशुपालन करना। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। ठीक है बात। ये इनाम गांव के लोगों के काम धंधे थे। इसके साथ आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों काम धंधों की एक सूची बनाओ। बना लोगे सूची? ठीक है बात। ठीक है, अब कल्पना करो, कल्पना करते रहो। ठीक है बात। अब याद करें। इसके बाद यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है बात। इस क्वेश्चन को आप लोग पिछला जो आपने प्रश्न पढ़ा हुआ है, चैप्टर पढ़ा है, उसके आधार पर आप क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे, मैच करके आप बताएंगे। ठीक है। चलिए, इसके बाद चर्चा करने की बात आ जाती है। देखो, आंसर राइटिंग में सबसे अच्छा जो तरीका होता है ना, सबसे अच्छा तरीका जो होता है, इसकी आंसर की जाती है बेटा। जैसे यूपीएससी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो हम किताब पढ़े हैं, चैप्टर पढ़े, चैप्टर के बाद में जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आगे के चैप्टर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आगे के क्लासेस में, तो उनको पहले लिखने की प्रैक्टिस की जाती है बेटा। जब तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो ये बच्चों वाले के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो यूपीएससी के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? मेंस में कैसे आंसर राइटिंग हो पाती है? तो सबसे पहले यहाँ पर छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं, लिटिल लिटिल स्टेप्स उठाओ। उसके बाद से फिर हायर क्लास में उसको करंट अफेयर से जोड़ करके फिर अपने आंसर को और ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है। तरीका होता है बेटा ये सब। ठीक है बात। तो इसको आप करेंगे। इसके साथ आपका चैप्टर 4 यहां पर समाप्त हो जाता है। चैप्टर 4 में जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद अध्याय 5 है राजा, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। यहां पर हम बात करेंगे, जिसमें आप गण की बात करेंगे, विश्व की बात करेंगे, जन की बात करेंगे, जनपद की बात करेंगे, महाजनपद की बात करेंगे, राजाएं क्या होते थे, राजा, महाराजा, महाराजा धीराज, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा होगी। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं मैं। ऐप पर क्लासेस आपकी चल रही हैं, वहां से जाकर के आप ऐप को परचेज कर सकते हैं। ठीक है बात।
और अपने दोस्तों को, मित्रों को, हित मित्रों को बताएं इसके बारे में कि आप इस तरह की एक एक बैच है, इस तरह का आपका एक चैनल है जहां पर एक सर है जो इस तरह से आपको पढ़ाते हैं। इसके बारे में बताएं, क्योंकि आप ही लोग हो जो इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हो। आप ही हो जो इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हो मेरी। ठीक है बात। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।